कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और आज क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी CUET का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए आज से आवेदन स्टार्ट हो गया है और आप CUET की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर लें और CUET के थ्रू जो UG और PG में एडमिशन होते हैं उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और CUET के लिए जो लूसेंट की क्लासेस हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम पड़े हुए हैं, रेलवे से लेके UP पुलिस, UPSI आने वाले हैं। तो इस तरह से आने वाला जो 2025 है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अपनी तैयारी इसी तरह से रखिए और GS में लूसेंट की जो भागीदारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए साथ साथ चल रहे हैं तो लूसेंट की क्लास करते रहिए। और अभी लूसेंट में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। अब प्राचीन इतिहास जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव अर्थात कि अब समाप्ति के कगार पर है। 2 से 3 वीडियो में पूरा एंशिएंट भारत जो है खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात मैंने जैसे बताया कि मध्यकालीन भारत की पढ़ाई करेंगे, फिर आधुनिक भारत। तो अभी तक हम लोग पुष्यभूति वंश तक पढ़ लिए थे और बताने वाले थे कि आज जो बात करेंगे वो दक्षिण भारत के कुछ राजवंश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से, किसके संस्थापक कौन है, कौन क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एग्जामों में कठिन सवाल बनाने होते हैं तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें पूरी समग्र तैयारी करनी है, इसलिए किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पढ़ाई करनी है। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों की, जो कि 2 से 3 क्लासों में समाप्त होगा। फिर उसके बाद कुछ सीमावर्ती राज्य उस समय के होंगे, उनके बारे में, उनके संस्थापक कौन है, उनसे जो रिलेटेड प्रश्न आए हैं, उनसे जो फैक्ट हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 से 3 क्लासों में एक जो एंशिएंट भारत है अब समाप्त हो जाएगा। थोड़ा व्यस्तता हो जाती है तो क्लास रेगुलर नहीं हो पाती, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपकी रेगुलर क्लासें होती रहें। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों की बात करेंगे। और दक्षिण भारत में 4 महत्वपूर्ण जो है डायनेस्टी है। एक है पल्लव वंश, दूसरा है चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। ये 4 जो राजवंश हैं वो महत्वपूर्ण हैं दक्षिण भारत के राज्यों में। इसमें पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज जो बात करने वाले हैं पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रकूट भी बहुत महत्वपूर्ण है और चालुक्य वंश। उसी चालुक्य वंश में जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन तृतीय ने हराया था और उसी चालुक्य वंश का ही राजा था। तो चालुक्य वंश भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पल्लव वंश। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है बेटा, ले लिए होंगे। चलिए बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश के जो संस्थापक है बेटा वो कौन है? सिंह विष्णु। प्रश्न पूछेगा कि पल्लव वंश के जो दक्षिणवर्ती भारत है उसमें पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। 1 नंबर का प्रश्न आपका सही हो गया। एक चीज और पूछता है कि जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश का विस्तार भारत के किन राज्यों तक था? तो पल्लव वंश का जो विस्तार है वो है आंध्र प्रदेश, इसी से अलग हुआ तेलंगाना, और कहां बेटा? तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है। तो पल्लव वंश का जो विस्तार था इन 3 राज्यों से रिलेटेड था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ही में था, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वर्तमान तेलंगाना और तमिलनाडु तक इनका विस्तार था। किसका? पल्लव वंश का। और इसके संस्थापक कौन थे बेटा? सिंह विष्णु थे। प्रश्न पूछता है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी जो बेटा थी वो कांची थी। और कांची मतलब तमिलनाडु का, जो वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम है, वही कांची क्या थी? यहाँ की राजधानी थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कांचीपुरम की क्या चीज प्रसिद्ध है। ठीक है, कांचीपुरम की क्या चीज प्रसिद्ध है और इसको GI टैग मिल चुका है।
ठीक है, तो बताइएगा कि कांचीपुरम क्यों प्रसिद्ध है और इसकी राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कौन सी बच्चा? कांची थी, तो तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि जो सिंह विष्णु था वो किस धर्म का अनुयायी था? निम्न में से सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी है? तो सिंह विष्णु प्रश्न पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म। तो आप उत्तर लगाना है कि ये क्या था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था। ठीक है, तो प्रश्न आ गया कि सिंह विष्णु या पल्लव वंश का जो प्राथमिक वंश था उसमें जो है कौन धर्म के लोग रहते थे? वो क्या था बच्चा? वैष्णव धर्म के लोग थे। वैष्णव अर्थात विष्णु के उपासक। ठीक है, बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों की। इस वंश के प्रमुख शासक जो है महत्वपूर्ण है, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय एवं लास्ट जो है नंदी वर्मन द्वितीय। ये नहीं है कि यही शासक बस थे, उनमें पल्लव वंश के जो शासक थे उनमें जो महत्वपूर्ण शासक थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय जो है इनके प्रमुख शासक थे पल्लव वंश के। तो सिंह विष्णु जो है कौन है? संस्थापक है और इनके महत्वपूर्ण शासक ये लोग हैं। इन्हीं के शासनकाल में एक किताब की नाम सुना होगा आपने, किरार्थार्जुनियम। किरार्थार्जुनियम जो है बहुत बार मिलान वाले प्रश्न पूछता है कि इसके लेखक कौन है। किरार्थार्जुनियम के लेखक है जो बेटा वो कौन है? भारवी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हर एग्जामिनेशन में पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। किरार्थार्जुनियम के लेखक जौन है भारवी हैं और किसके दरबारी हैं? तो ये दरबारी हैं सिंह विष्णु के, मतलब सिंह विष्णु के दरबार में कौन थे? भारवी, और उन्होंने रचना की किरार्थार्जुनियम की। ठीक है बेटा, ये महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। फिर आता है एक और पूछता है महाविलास प्रहसन। महाविलास प्रहसन नामक रचना किसने की थी? तो ये किए थे पल्लव वंश के एक शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। ठीक है, महेंद्र वर्मन के बारे में पूछता है कि महेंद्र वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो महेंद्र वर्मन प्रारंभ में, जब शुरुआती दौर में किसका अनुयायी था बेटा? ये था जैन धर्म का। देखिए, जहां सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, अर्थात हिंदू धर्म और विष्णु के उपासक हैं, वहीं कहीं ना कहीं जाके महाविलास प्रहसन के जो लेखक हैं महेंद्र वर्मन ने अपना धर्म क्या कर दिया? बदल दिया और प्रारंभ में जैन धर्म को अपनाया और बाद में इन्होंने वो क्या किया? शैव धर्म को अपना लिया। तो महेंद्र वर्मन से रिलेटेड दो धर्म हैं, पहला जैन धर्म, दूसरा कौन सा है? शैव धर्म। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी, बाद में शैव धर्म का अनुयायी। बेटा कभी कभी आता है कि किसी के बहलावे में आकर हम लोग गलत काम कर देते हैं या अच्छा काम करते हैं। तो जैसे वर्तमान में चल रहा है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोग कुछ ना कुछ तिकड़म रच रहे हैं, देखने को मिल जाता है। उसी तरह उस समय प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी कौन था? महेंद्र वर्मन, और बाद में शैव धर्म का अनुयायी हो गया। इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ा होगा। तो तमिल संत अप्पर के प्रभाव से कौन हुआ? तमिल संत अप्पर के प्रभाव से किसने? महेंद्र वर्मन ने क्या हुआ? शैव धर्म को अपना लिया। पहले था ये जैन धर्म का अनुयायी। तो समझ में आ रहा है, किसी की अच्छाई में कोई चीज अच्छी होती है किसी धर्म में, तो इस कारण से इसने क्या किया? जैन से शैव धर्म को अपना लिया। प्रश्न पूछेगा कि महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म छोड़कर शैव धर्म को अपनाया किसके प्रभाव से? तो प्रभाव है किसका बेटा? तमिल संत जो हैं वो कौन है? अप्पर। ठीक है बेटा, तमिल संत अप्पर के प्रभाव से महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को अपना लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महाबलीपुरम स्थान है तमिलनाडु में, उसी में एकेश्वर मंदिर है और इसी एकेश्वर मंदिर को बेटा रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा रथ मंदिर
या एकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। और इसका जो निर्माण कराया था बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम में एकेश्वर मंदिर एवं या इसी को रथ मंदिर कहा जाता है। तो रथ मंदिर या एकेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। कहाँ पर बेटा? महाबलीपुरम में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहां से जो दो फैक्ट था, एक एकेश्वर मंदिर वाला, एक किरार्थार्जुनियम और महाविलास प्राशन वाला जो फैक्ट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो इन चीजों को तो मत भूलिएगा, इसको इंपॉर्टेंट नोट करिए। फिर बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम को बेटा वातापी कोट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, वातापी कोट की उपाधि किसे दी गई थी? किस दक्षिण भारत शासक को वातापी कोट की उपाधि दी गई थी? तो वातापी कोट की उपाधि किसको दी गई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम को दी गई थी बेटा। क्लियर आ रहा है? दक्षिण भारत के किस प्रमुख शासक को वातापी कोट की उपाधि दी गई थी? तो शासक कौन है बेटा? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन क्या आ जाएगा? वातापी कोट की। नरसिंह वर्मन के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा किस मंदिर? एकेश्वर मंदिर या रथ मंदिर का निर्माण कराया गया। कहां पे? महाबलीपुरम में। अब बात करते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, पल्लव वंश के शासक है, महत्वपूर्ण शासक ये भी हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम ये क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यहां शैव धर्म के अनुयायी महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद शैव धर्म के अनुयायी जो है पल्लव वंश में कौन है? ये है परमेश्वर वर्मन परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है शैव धर्म के क्या है? अनुयायी हैं। और इनकी उपाधि के बारे में पूछते हैं, बहुत सारी उपाधि इन्होंने पाया। लोकादित्य, एक मल्ल, रणजय, अत्यंत काम, गुणभाजन, इनको कई नामों से जाना जाता है। लोकादित्य, एक मल्ल, रणजय, अत्यंत काम या गुणभाजन, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनको किन उपाधियों से नहीं जानते हैं। बहुत सारी उपाधियां दिया गया, अगर इसमें एक भी इधर उधर कर दिया तो आप तो गड़बड़ कर देंगे। एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको याद करने की कोशिश करिएगा। लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, गुणभाजन की उपाधि किसने पाई थी? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। फिर मल्लपुरम में, तमिलनाडु के मल्लपुरम में एक मंदिर है गणेश मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था? इसका निर्माण जो है परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है बेटा। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय भी आते हैं, और इनकी उपाधि जो क्या है बेटा? राजा सिंह। राजाओं में सिंह की उपाधि किसको मिला था? वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कई बार पूछा है राजा सिंह की उपाधि किसे दी गई? तो राजा सिंह की उपाधि किसे दी गई? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। इन्हीं को कहते थे आगम प्रिय। आगम मतलब शास्त्र, शास्त्रों का जो प्रेमी है उसे आगम प्रिय कहते हैं, इसलिए उसे आगम प्रिय की उपाधि भी दी गई। किसको दी गई? नरसिंह वर्मन द्वितीय को आगम प्रिय। ठीक है, राजा सिंह और शंकर भक्त की भी उपाधि दी गई। तो शंकर भक्त, राजा सिंह और आगम प्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? तो शंकर प्रिय, शंकर भक्त, आगम प्रिय और राज सिंह की उपाधि किसको दी गई थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, उधर चीजें पढ़ के जाते हैं, लास्ट वाली चीजें छोड़ देते हैं। यहीं से जब प्रश्न पूछता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न आया है। प्रश्न कठिन नहीं होता है, हम उस चीज को ठीक से पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए हमारे मन मस्तिष्क में वो चीज़ नहीं आती है, इसलिए क्या होता है बेटा? कठिन होता है। यद्यपि मैं आज सब कुछ पढ़ा भी दूं, यदि आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे, इसको आप बार बार पढ़ेंगे नहीं, तो आपके लिए भी ये कठिन हो सकता है। तो समझ के साथ साथ आपको निरंतरता रखनी है। निरंतरता रखने के लिए आपको यहाँ पढ़ने के बाद इसका रिवीजन भी करना होगा। ठीक है बेटा। यही नहीं कि इस समय बहुत सारे शादी का माहौल है, बस खाएंगे मौज करेंगे। मौज करने के साथ साथ बेटा पढ़ाई भी जरूरी है। बिना मौज मस्ती के पढ़ाई भी खराब हो जाती है। तो दोनों करते रहिए, पढ़ाई भी करिए और मौज मस्ती भी करिए, तभी जीवन आपका सफल होगा। ठीक है बेटा। फिर कैलाश मंदिर,
और इसी को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था बेटा? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिंहवर्धन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, महेंद्र वर्मन, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जान रहे हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ पूछते हैं, आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा, जो पल्लव वंश है इसी काल में दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का तात्पर्य यह है कि मंदिर निर्माण की कला जो होती है, स्थापत्य कला, बड़े बड़े चीज़ों की निर्माण होगा, इसलिए स्थापत्य कला का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से होता है बेटा? ये दक्षिण भारत से होता है। तो दक्षिण भारत जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत करता है यहाँ से, और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण होता है। किसके काल में? नरसिंह वर्मन के द्वितीय के काल में होता है। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, ये भी प्रश्न मिलाने वाले ने पूछा है, दंडी किसके लेखक हैं? 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं, और किनके दरबारी हैं? ये हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी हैं। और नंदी, इसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। और नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में जो फैक्ट है बेटा, नंदी वर्मन कांची के मुक्तेश्वर मंदिर या बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। तो काशीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था बेटा? इसको कराया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। ये भी एक महत्वपूर्ण शासकों ने बताया, नंदी वर्मन भी एक महत्वपूर्ण शासक है, और इन्होंने कांचीपुरम में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। फिर आते हैं तिरुमंगलई अलवार हैं, ये क्या है? नंदी वर्मन के द्वितीय के समकालीन हैं, ठीक है। अलवार कौन होते हैं बेटा? ये अलवार हैं, अलवार जो बेटा ये संत होते हैं। अलवार के कौन से संत हैं? अलवार विष्णु के उपासक है। तो विष्णु के उपासक अलवार हैं। अलवार में नाम क्या है इनका? तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तिरुमंगलई, या ऐसे पूछ सकता है नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन कौन थे? तिरुमंगई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन है? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक है बेटा अपराजित वर्मन। सिंह विष्णु से स्टार्ट होकर अपराजित वर्मन तक ये पल्लव वंश विस्तार हुआ था। सबसे प्रमुख शासक नंदी वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, नहेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम, ये शासक थे। कहाँ के? इसके महत्वपूर्ण शासक थे पल्लव वंश के। तो आपको पल्लव वंश में 4, 5, 6 पॉइंट जरूर याद रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। फिर जो दूसरा राजवंश है बेटा उस समय का, वो है चोल वंश। दक्षिण भारत में अब क्या हो रहा है? राजवंशों की शुरुआत हो रही है, और अब मध्य वाला क्षेत्र की जगह पे अब क्या हो रहा है? दक्षिण भारत में राजवंशों का विस्तार होना स्टार्ट हो गया है। और इसी रिलेटेड प्रश्न जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट पूछते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो चोल वंश संस्थापक विजयालय। प्रश्न, पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण वंश, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे विजयालय, ठीक है। कौन संस्थापक है? चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, और इनकी राजधानी है तंजाय। इसी को कहते हैं वर्तमान में जो तंजौर वाला क्षेत्र है, तंजाबुर भी कहते हैं इसको, तंजाबुर वाला जो क्षेत्र है उसी को तंजौर कहते हैं या तंजाय कहते हैं। और कौन है? इसके संस्थापक विजयालय हैं और चोल वंश के हैं। पूछता है इसके वास्तुकार कौन है? जो तंजौर है या तंजाबुर है उसके वास्तुकार कौन है? उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन इनका नाम था, और ये संस्थापक थे या ये वास्तुकार थे किसके? ये तंजौर के वास्तुकार या तंजाबुर के वास्तुकार थे। नाम थोड़ा दक्षिण भारत के थोड़े कठिन है, तो एक बार एक दूसरा नाम याद रखिएगा थोड़ा बहुत, जिससे हिंट वाली चीज़ें हों तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, और उपाधि मिली थी विजयालय को नरकेसरी की। नरकेसरी की उपाधि किसे मिली थी? तो नरकेसरी की उपाधि चोल वंश के शासक विजयालय को मिली थी, और यही क्या थे? चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है बेटा। निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया। किसने कराया? विजयालय ने निशुंभ सूदनी मंदिर का क्या है? इन्होंने निर्माण कराया। तो अपने आप में निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? विजयालय ने किया, और इन्हें नरकेसरी की उपाधि दी गई, और ये क्या है? महत्वपूर्ण हो गया।
चोलों का स्वतंत्र राज्य जो राजा था वह आदित्य प्रथम के स्थापित किया था। जो चोल है उसमें जो सबसे अच्छा राज्य स्थापित किया था वो कौन था? वो व्यक्ति था आदित्य प्रथम, और इनको क्या दिए गए? कोदंडराम की उपाधि दिया गया था। कोदंडराम की उपाधि किसे जानते हैं? आदित्य प्रथम को। आदित्य प्रथम किस वंश के शासक थे? आदित्य प्रथम चोल वंश के शासक थे। फिर है आते हैं बेटा राजराज प्रथम। इसके एक महत्वपूर्ण शासक कौन है? राजराज प्रथम। और ये क्या है बेटा? ये शैव धर्म का अनुयायी है, और इन्हीं के समय में श्रीलंका में महिम पाँच को हराया था। किसने? राजाराम प्रथम ने। श्रीलंका के राजा महिम पाँच को किसने हराया? तो राजराज प्रथम ने। किस वंश के संस्थापक थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी तंजौर में किसने कराया था? तो किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। प्रश्न पूछता है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजराज प्रथम के शासन काल में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर आते हैं बेटा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम में बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हराया। पाल वंश का शासक था, महत्वपूर्ण शासक, और उपाधि धारण की गंगेकोट की उपाधि धारण की। पाल वंश के शासक महिपाल को हराने के बाद गंगेकोट की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त की, और ये कौन थे? चोल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। नेक्स्ट आते हैं बेटा कलोतुंग द्वितीय। कलोतुंग द्वितीय भी चोल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक है, और इनसे बस रिलेटेड फैक्ट है चिदंबरम मंदिर स्थित है कहाँ पे? गोविंदराज, मतलब विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कोलतुंग द्वितीय का इसलिए प्रमुख है कि इन्होंने क्या किया? विष्णु की एक मंदिर है, विष्णु की एक मूर्ति है, इन्होंने क्या किया? समुद्र में फेंकवा दिया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए चोलोतुंग। देखो बेटा महत्वपूर्ण कौन होता है, या किसका नाम इस समय आता है? या तो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर दो, या तो अपने क्षेत्र में अपने समय में कोई बुरा काम कर दो, बहुत तेज हाईलाइट हो गए। मध्यम लेवल के लोग जल्दी हाईलाइट नहीं होते, लेकिन सबसे बुरा काम करने वाला और सबसे अच्छा काम करने वाला हाईलाइट हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इसने क्या किया था? एक मंदिर चिदंबरम मंदिर स्थित गोविंदराज की मूर्ति को, मतलब विष्णु की मूर्ति को इसने क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। इसलिए कोलतुंग द्वितीय जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से, क्योंकि जो आयोग हैं वो क्या करते हैं बेटा? ये आयोग जो है ये करते क्या है? जो चीज़ें विवादित होती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। जो बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछने लगते हैं, क्योंकि कठिन होता है, लोग याद नहीं रखते हैं, इसलिए वहाँ से प्रश्न क्या होते हैं? ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट चोल वंश के बारे में है, उसको जान लेते हैं। स्थानीय गलत लिखा बेटा, स्थानीय ऐसे होता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। निचले स्तर का जो स्वशासन होता है, लोकल लेवल का जो स्वशासन था, चोल वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो जो स्थानीय शासन था चोल वंश की उपलब्धि कहलाती थी, और यही विशेषता थी किसकी? चोल वंश की। एक नाम है उर एक समिति होती थी, और सर्वसाधारण मतलब वहाँ के जो आसपास के नॉर्मल लोग हैं उनकी जो समिति कहलाती थी, क्या होता था बेटा? उसे क्या कहते थे? उर कहते थे। और उर क्या करता था? ये समिति क्या करता था? जो सार्वजनिक चीजें हैं जैसे तालाब, बगीचा आदि निर्माण कराने का कार्य कौन करता था? ये भूमि का अधिग्रहण करता था। कौन करता था बेटा? ये कार्य करता था उर एक समिति थी, सर्वसाधारण समिति थी, और सार्वजनिक हित के लिए तालाब और कुओं के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण करते थे, वो कौन कहलाता था? उर कहलाता था। इन्हीं समय में एक महत्वपूर्ण समिति है सभा और महासभा। सभा और महासभा भी बेटा एक समिति है। सभा और महासभा अग्रहार बड़े लोगों की या ब्राह्मण लोगों की या बस्तियों की एक सभा थी। बड़े लोगों की सभा जो कहलाती थी वो महासभा या सभा कहलाती थी, और व्यापारियों की एक सभा होती थी नगरम। तो प्रश्न आता है व्यापारियों की सभा को चोल वंश में व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? चोल वंश में व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल वंश का जो स्वशासन था वो किस लेवल पे था? उसमें जो सबसे अच्छा विशेषता थी वो क्या थी? स्थानीय स्वशासन था। फिर आता है चोलकालीन नटराज मंदिर
जो नटराज मंदिर आपको देखने को मिलता है चोलकालीन थी, और ये सांस्कृतिक चोल काल की क्या थी, सांस्कृतिक सार थी या सांस्कृतिक निचोड़ थी। चोल वंश की सांस्कृतिक सफलता थी क्या, नटराज मंदिर। ठीक है बेटा। फिर जो बंदरगाह है उसका नाम था कावेरी सष्टनम। कावेरी खट्टनम जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह था, किसका, चोल वंश का। ठीक है। और भूमि कर भी महत्वपूर्ण था, मतलब जो उपज होता था किसान उसका 1/3 जो है उसको क्या करता था, कर के रूप में अदा करता था राजाओं को। और चोल वंश में जो विनिमय प्रणाली थी, सोने के सिक्के चलते थे, और सोने के सिक्कों क्या कहते बेटा, कंजूल कहते थे। तो कंजूल किस वंश से संबंधित है, कंजूल जो है बेटा ये चोल वंश संबंधित है। कंजूल है क्या, कंजूल से आप क्या समझते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, या कोई लेख या कोई पत्र। तो कंजूल क्या है बेटा, सोने के सिक्के हैं। तो चोल वंश में चोल वंश के से रिलेटेड है। एक आते हैं, दो संत हैं, अलवार संत और नयनार संत। अभी बताया कि अलवार जो संत है बेटा, उसने अलवार संत क्यों कहते थे, क्योंकि वो क्या थे बेटा, अलवार विष्णु के उपासक थे। और जो नयनार संत थे वो किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। प्रश्न पूछता है प्रमुख नयनार क्या है, तो नयनार संत थे, नयनार जो हैं शिव के उपासक थे, जबकि अलवार जो हैं वो किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। ये भी क्या हैं, एक प्रकार के संत हैं। तो चोल वंश और पल्लव वंश के, दक्षिण भारत के दो वंशों के बारे में बात किया, पल्लव वंश और चोल वंश। जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप इतना नोट कर लें, इसको रिवीजन करें और इससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करें कि प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे प्रश्न आए हैं या नहीं। ठीक है। तो दो वंश के बारे में आज पढ़ा, कल हम बात करेंगे राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश की बात करेंगे। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप लोग जितना है इसको नोट्स करिए और अपनी पढ़ाई को निरंतरता दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको लगता है कि ये जो क्लास है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण है, उन तक इसको शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ से जुड़ सके। तो बहुत धीरे धीरे ही हर चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, आगे और भी कोशिश बढ़ती रहेगी। अभी थोड़ा स्लो है लेकिन आगे और कोशिश बढ़ती रहेगी। आपका अगर प्यार मिलता रहा इसी तरह, तो आप अच्छा लगता हो तो बेटा लाइक ज़रूर करिए, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, और इसको और तक शेयर करिए ताकि इनको सब उन तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।